साथियों नमस्कार। कक्षा 11वीं के रसायन के अर्धवार्षिक परीक्षा के इस प्रश्न पत्र विश्लेषण के इस तीसरे भाग में हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। यहाँ तक सीमांत अभिकर्मक की बात है तो सीमांत अभिकर्मक ऐसा अभिकर्मक होता है या ऐसा अभिक्रियक होता है जिसमें उत्पाद को सीमित करने की क्षमता होती है, यानी ऐसा अभिकारक जो पहले समाप्त हो जाता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। यही उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है। उदाहरण के तौर पर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जल बनने की क्रिया को लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया है एक 8 ग्राम ऑक्सीजन दी है और 8 ग्राम हाइड्रोजन और 48 ग्राम ऑक्सीजन हमें दी गई है। अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण से देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण हमें क्या दिखा रहा है? 2 हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, यानी 4 ग्राम। ऑक्सीजन का 1 मोल है, यानी 32 ग्राम। तो जल बनेगा 36 ग्राम, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर 36 ग्राम जल बनाती है। क्योंकि हमें यहाँ पे 8 ग्राम हाइड्रोजन दी है, इस रेशियो के हिसाब से हम लें तो 8 ग्राम हाइड्रोजन को चाहिए होगा 64 ग्राम ऑक्सीजन। क्योंकि 64 ग्राम ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है 48 ग्राम केवल, तो इसलिए ऑक्सीजन शीघ्र समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सीमांत अभिकर्मक है वो हो जाएगा ऑक्सीजन। अब ये जितनी ऑक्सीजन है जल उतना ही बनेगा, ऑक्सीजन के हिसाब से बनेगा। उत्पाद को निर्धारित करने वाला अभिकर्मक हो गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितनी, जब कितना जल बनेगा इसको ऐसे निर्धारित करेंगे हम कि आप यहाँ देखते 32 ग्राम ऑक्सीजन से जल बनता है 36 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना बनेगा? 36/32 ग्राम जल। और चूँकि यहाँ पे है 48 ग्राम ऑक्सीजन तो ये हो जाएगा 48 × 36/32। तो इसको काट दिए, 16 × 48, 16 × 32 और ये 18 × 36, ये हो जाएगा 18 × 54 ग्राम जल बनेगा। केवल जल बनेगा 54 ग्राम। इस तरह से आप सीमांत अभिकर्मक बता सकते हैं। तो आपको यहाँ इतना ही लिखना था, किसी रासायनिक क्रिया में जो अभिकारक सबसे पहले समाप्त होता है वो सीमांत अभिकारक कहलाता है। ये उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है। क्योंकि यहाँ पे उदाहरण से आपने समझा दिया, उदाहरण से आप समझा दीजिएगा। तो लिख सकते कि यहाँ पे चूंकि संतुलित रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करके 2 मोल जल बनाते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन चूंकि 8 ग्राम, यानी इसके 4 मोल हैं, और ऑक्सीजन 48 ग्राम है, यानी इसका केवल 1.5 मोल है। तो पहले ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, या आप ग्राम के हिसाब से भी बता दीजिएगा कि इसमें पहले हमें ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी। तो ऑक्सीजन सीमांत अभिकर्मक है। अब इसके अथवा वाला प्रश्न है, मोल किसे कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या से इसका क्या संबंध है? तो मोल, ये शायद इसमें नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है शायद मोल। इसमें मोल
जैसा कि आप जानते हैं, मूल एवोगैड्रो की संख्या के बराबर अणु, परमाणुओं या आयनों की संख्या होती है, उसको ही हम एक मोल कहते हैं। यानी पदार्थ में 6.022 गुणे 10⁻23 अणु हैं या परमाणु हैं या आयन हैं। इतनी संख्या में अणु, परमाणु या आयनों को हम एक मूल अणु या एक मूल परमाणु या एक मूल आयन कहते हैं। तो मूल एक संख्या है, इसका मान 6.022 गुणे 10⁻23 होता है और यही एवोगैड्रो संख्या है। आपको इतना लिखना था। यानी एवोगैड्रो संख्या के बराबर संख्या में अणु, परमाणु या आयन एक मूल कहलाता है। मूल ठीक उसी तरह से संख्या है जिस तरह से आपकी दर्जन, ग्रॉस, सैकड़ा, जो इस तरह से कुछ संख्याएं गिनने में काम आती हैं। क्योंकि अणु, परमाणु बहुत छोटी इकाइयां होती हैं, इसलिए एक एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक परिकल्पना की थी कि इतने जो परमाणु या अणु होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो यानी कि परमाणु भार या अणु भार के बराबर होता है। जैसे ऑक्सीजन यानी O2 के इतने अणु हैं अगर एवोगैड्रो संख्या के बराबर, तो इसका जो द्रव्यमान है वो 32 ग्राम होगा। यहाँ पे गलती से लिखा है 16 ग्राम, इसको 32 ग्राम कर लीजिएगा। यानी ऑक्सीजन के एक मोल का मान होगा 32 ग्राम, और यदि ऑक्सीजन परमाणु है यानी एक मोल परमाणु है तो इनका द्रव्यमान होगा 16 ग्राम। हाइड्रोजन के इतने परमाणु हैं तो उसका द्रव्यमान होगा 1 ग्राम। हाइड्रोजन के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान 1 ग्राम होगा और हाइड्रोजन के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान 2 ग्राम होगा। इस तरह से ये बहुत उपयोगी परिकल्पना है। तो चूंकि यहाँ प्रश्न में पूछा गया था कि मूल किसे कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या से इसका क्या संबंध है, तो आपको लिख देना है कि 6.022 गुणे 10⁻23 अणुओं, परमाणु या आयनों को हम एक मूल कहते हैं, और ये जो संख्या है वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर है, यानी एवोगैड्रो संख्या ही है। अब है 13वां प्रश्न है, इसमें देखें डी ब्रोगली का समीकरण लिखना है। जो डी ब्रोगली का समीकरण आपको लिख ही देना है केवल। डी ब्रोगली ने ये बताया था कि प्रकाश तरंग और कण दोनों व्यवहार दर्शाती है। इसमें जो फोटॉन्स होते हैं वो दोनों रूपों में चलते हैं। जो कि प्लांक ने जो क्वांटम सिद्धांत दिया था उसके हिसाब से फोटोन की ऊर्जा हो जाएगी E बराबर hν, और आइंस्टीन ने जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है उस E बराबर mc² बताया था। तो ये दोनों ऊर्जा को आप बराबर कर दीजिए तो mc² बराबर hν हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं तरंग गति में c बराबर न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू बराबर हो जाएगा c/λ। इसके मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, तो ये mc² बराबर h c/λ हो जाएगा। यहाँ पे एक c से एक c का कैंसिल हो जाएगी, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h/mc या h/mv। यही डी ब्रोगली समीकरण है। इसकी अथवा वाला प्रश्न है, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, क्यों? तो जैसा कि प्रारंभ में माना गया था, यानी बोर ने ये माना था कि बोर के पहले ये माना गया था कि जिस तरह से सौरमंडल में सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन आधुनिक खोजों के आधार पर ये प्रमाणित हो गया है कि इलेक्ट्रॉन की जो गति है
वो इस तरह नहीं होती है, क्योंकि ये आवेशित कण है। इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिक संभावना वाले क्षेत्र की पहचान कक्षकों के रूप में की गई है, जो कि विभिन्न आकृतियों के होते हैं। जैसे एस गोलाकार है, पी डमरू के आकार का है, डी और दो डमरुओं के आकार का है। इस तरह से अब ये नहीं कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं। ये बात अब सत्य नहीं है। क्योंकि यदि आप लिखना भी चाहें तो ये लिख सकते हैं कि चूंकि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और उसमें चूंकि दो बल लगाए जाते हैं, उनके सिद्धांत के अनुसार ये लिखना है आपको। इलेक्ट्रॉन पर दो बल लगते हैं, एक तो घूमने पर उस पे अभिकेंद्र बल लगेगा जो कि इसको बाहर की ओर धकेलेगा और नाभिक का आकर्षण अंदर की ओर खींचेगा। दोनों बलों के संतुलन से ही इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है। लेकिन अब ये बात असत्य प्रमाणित हो गई है। अगला प्रश्न है, हुंड का नियम लिखिए। हुंड का नियम उच्चतम बहुलता का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक समान ऊर्जा वाले रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध रहते हैं। इसके लिए आपको एक उदाहरण भी दे देना है। ऑक्सीजन 8 विन्यास आप देखें, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कैसे भरते हैं इसको आप देख लीजिए। इसका विन्यास होगा 1s2 2s2 और 2p4। तो ये 1s2 2s2 पूरे भर जाएंगे, लेकिन पी में आप देखें 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो पी में आ जाने वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह जाएंगे, पहले एक पहले में जाएगा, फिर दूसरा दूसरे में जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे में जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन तब युग्मित होगा जबकि इसमें तीनों भर गए, इसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा। इस तरह से इसका विन्यास ये हो जाएगा। नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन में सभी में एक एक रहेगा, कार्बन में देखें तो सभी पी में एक एक रहेगा, दो में एक एक भरेगा इसमें। ठीक है, इन उदाहरणों से आप देख सकते हैं कि 2p ऑर्बिटल में पहले 3 जो कक्षक हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, इसके बाद ही युग्मित होता है। यही हुंड का नियम है। इसके अथवा में मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पूछा गया है। क्योंकि मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत में ये बताया कि परमाणु अणु जब इनको गर्म किया जाता है तो ये केवल विविक्त मात्राओं में ही ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और विविक्त मात्राओं में ही ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ये सतत रूप में ऊर्जा को न तो उत्सर्जित करते हैं न अवशोषित करते हैं। यहाँ पे विविक्त और सतत का मतलब तो आप समझते ही ना। विविक्त वो है जैसे आप केवल प्राकृत संख्याओं को लें तो उसमें 1 2 3 4 यानी पूर्ण संख्याएं ही आती हैं, इसके बीच की संख्या इसमें शामिल नहीं होती है। लेकिन आप यदि रियल नंबर्स को ले लें यानी वास्तविक संख्याओं को ले लें तो इसके अंदर की सारी संख्याएं उसमें आ जाती हैं, कंटिन्यू रहता है वो संख्या रेखा। वो सतत देखते हैं, इसमें अगर हम 1 और 2 के बीच में देखें तो बहुत सारी संख्या हमें यहाँ मिल सकती हैं। तो ये सतत आ जाएगा ये पैटर्न। लेकिन विविक्त क्या है, अगर यदि हम केवल 1 2 3 ही लें तो ये विविक्त हो जाएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं है। जैसे हम गेंद ले लें तो 1 गेंद होगी या 2 गेंद होगी या 3 गेंद होगी, 1.5 होगी। या मनुष्य को ले लें, 1 मनुष्य होगा, 2 होगा, 3 होगा, कोई 2.5 या 3 मनुष्य, 2.5 या 2.25 मनुष्य नहीं होंगे। इसी तरह से मैक्स प्लांक ने ये बताया कि जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इनमें जो ऊर्जा है वो सतत ना होकर के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है। ऊर्जा के इन्हीं बंडलों को क्वांटम नाम दिया है, यानी जो ऊर्जा की सूक्ष्मतम इकाई है उसको उन्होंने एक क्वांटम कहा और उसको उन्होंने एक समीकरण द्वारा उसकी ऊर्जा को दर्शाया, E बराबर h न्यू, जहाँ पे E क्वांटम की ऊर्जा है, h प्लैंक का नियतांक है और न्यू उसकी जो विकिरण है उसकी आवृत्ति है। उन्होंने h का मान
बताया 6.626 गुणा 10 की घात 34 जूल सेकंड। ये हो गया आपका प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। प्लैंक क्वांटम संख्या की मुख्य बात यह है कि जो ऊर्जा है विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये इसमें ऊर्जा सतत ना होकर के विविक्त होती है और ये छोटे छोटे पैकेटों के रूप में रहती है, जिनमें जो सबसे छोटा यानी ऊर्जा की सूक्ष्म इकाई का नाम फोटोन दिया या उसको क्वांटा कहा, और इस क्वांटा की जो एनर्जी है वो E बराबर h न्यू होती है, जहाँ पे h क्वांटम प्लैंक का नियतांक है और न्यू विकिरण की आवृत्ति है। अर्थात किसी क्वांटा यानी फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है n बराबर 4 से कितनी कक्षक संलग्न है, कितने उपकक्ष या कक्षक संलग्न हैं। इसमें n बराबर 4 दिया है आपको मुख्य क्वांटम संख्या। हमें इससे संलग्न ऑर्बिटल्स की संख्या बताना है। तो चूंकि यहाँ आप देखें n बराबर 4 यानी ये चौथा कोष है, इसके लिए आप L बराबर क्या क्या हो सकता है। L बराबर 0 हो सकता है, 1, 2 और 3। इसमें 4 उपकोष हो सकते हैं। आपको जैसे पता है L बराबर होता है 0 से लेकर के n-1 तक। तो जी L बराबर होगा 0 से लेकर के 3 तक, 0, 1, 2, 3। यानी इसमें 3 ये 4 उपकक्षक हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? S, P, D और F हो सकते हैं। अब आप इनकी ऑर्बिटल्स की संख्या आपको इसमें देना है। कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इसके लिए आप देखें कि इसमें आप S में एक ही ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। इस तरह से इसमें कुल 1 और 3, 4, 5, 9, 7, 16 कक्षक हो सकते हैं। इसमें अधिकतम 16 कक्ष होंगे, यानी 16 कक्ष संभावित हैं। इसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसमें अथवा वाला प्रश्न आप देखें, इसको हम इस तरह भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे कक्षकों को हम अलग अलग क्वांटम नंबर से दिखा सकते हैं। L से आप ये 4 ले लीजिए और इनमें से संभावित चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के आधार पे हम कक्षकों की संख्या निर्धारित करते हैं। तो S के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या केवल एक ही होगी, P के लिए 3 होंगी, D के लिए 5 होंगी, F के लिए 7 होंगी। इन सबका जोड़ कर दें तो कुल कितने हो जाएंगे? ये 16 कक्षक हो जाएंगे। अथवा वाले प्रश्न में आप देखें तो इसमें पूछा गया है उपकक्ष जिसमें ms का मान n बराबर 4 के लिए ऋण 1/4 होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। यहाँ पर ऋण 1/4 ना होकर के ऋण 1/2 होना चाहिए, तभी हम यहाँ निकाल सकते हैं। क्योंकि ms जो नोटेशन होता है, ms स्पिन क्वांटम संख्या के लिए नोटेशन होता है और इसके केवल 2 मान संभावित हैं, धन 1/2 और ऋण 1/2। तो आप यहाँ पे उत्तर देते समय स्पष्ट कर दीजिएगा कि यहाँ पे चूंकि ये जो मान है ऋण 1/2 होगा और ऋण 1/2 मान के लिए संभावित 16 कक्षक में से कितने कक्षकों का मान में इलेक्ट्रॉन के लिए ms का मान
ऋण 1/2 होगा, ये हम संख्या बताना है। तो जैसा आप ऊपर देख रहे हैं, इसमें n बराबर 4 है, तो इसके लिए जो संभावित कक्षक हैं ये ऊपर आपको दिख रहे हैं 16 कक्षक। आपको ये पूरा इसमें लिखना पड़ेगा। n बराबर 4 के लिए l के मान 0, 1, 2, 3 होंगे और इनमें SPDF कक्षक हो सकते हैं। इनके लिए m के मान 0, -1, 0, +1, -2, -1, 0, +1, +2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये 16 मान होंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि सभी कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इनमें एक के लिए ms यानी स्पिन क्वांटम संख्या का मान (1/2) होगा और दूसरे के लिए (1/2) होगा। तो (1/2) के संभावित 16 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी 16 सभी कक्षकों में एक एक (1/2) स्पिन क्वांटम संख्या वाला इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इसीलिए इसकी संख्या कितनी होगी? 16 होगी। कुल ऐसे इलेक्ट्रॉन 16 होंगे जिनके लिए ms का मान (1/2) होगा और दूसरे 16 ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए ms का मान (1/2) होगा। तो ऐसे यहाँ पे केवल 16 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।